हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारे पास वीडियो का पार्ट 2 है। जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करें। तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो था, जब हमने बात की थी कि हम हिस्ट्री टेकिंग जब भी करेंगे तो उसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ का हम ध्यान रखेंगे तो वो होगा नेम। तो नेम हमारे पास पेशेंट का आपने पता करना है कि क्या, अगर फ़र्ज़ कि आपकी वार्ड में 2 पेशेंट हैं कि नाम के, तो आपने क्या करना है, उसके साथ उस पेशेंट का फादर का नेम या हस्बैंड का नाम आपने लिखना है। अगर तो मेल है तो फादर नेम, अगर फीमेल है तो उसके लिए उसका हस्बैंड का नाम लिखेंगे। तो इससे यह है कि डिफ्रेंशिएट होने में आसानी हो जाएगी। तो पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास नेम। दिस इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द पेशेंट, रिकॉर्ड द फादर और हस्बैंड नेम एज वेल एज इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडिविजुअल्स विद द सेम नेम। वही बात आ गई। फिर आगे आ जाती है हमारे पास एज। तो वह आपने एज पता करनी है पेशेंट से। Some patients are not sure about their age, and approximate age can be assessed by the look of the patient. Information like age at the time of marriage and age of eldest child can help. अब हमारे मुल्क में ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों को वो इतना नहीं पता होता कि उनकी उम्र क्या है। तो इस चीज़ को आपने गैस कर सकते हैं। आप तो या तो अपनी नज़र के थ्रू गैस कर सकते हैं, या तो उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी शादी कब हुई थी, या आपका जो बड़ा बच्चा है उसकी उम्र कितनी है। तो इसके हिसाब से आपको एक गैस आ जाएगा। बाकी हम एज वगैरह का क्यों पूछते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी हमारे पास डिजीज़ हैं जो कि बच्चे छोटी उम्र में होंगी। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो कि हमारे पास बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा होती हैं, जैसे कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। बाकी इसी तरह हमारे पास पोलियो, चिकन पॉक्स वगैरह ये बच्चों में ज़्यादातर कॉमन होता है। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एज का पता करते हैं। तो सम डिजीज़ आर मोर कॉमन इन सर्टेन एज ग्रुप, जैसा कि कम्युनिकेबल डिजीज़ लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स आर कॉमन इन चाइल्डहुड, वाइल मैलिग्नेंसीज, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स आर मोर कॉमन इन ओल्डर एज। फिर थर्ड चीज़ जो हमारे पास आ जाएगी वो सेक्स आ जाएगा, कि वेदर हमारे पास जो जेंडर है वो मेल है, फीमेल है, या पेशेंट अपने आप को किस जेंडर में कहलवाता है। तो अब ये हमारे पास इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ हमारे पास डिजीज़ ऐसी हैं जो कि मेल जेंडर में ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि फ़ीमेल जेंडर में ज़्यादा हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। तो इसलिए आपके से ये पूछना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको ज़्यादातर पूछना नहीं होता, ये है कि आप उसको देख कर भी गैस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन वैल्यू एंड स्पेसिफिक डिजीज ऑफ जेनिटल ऑर्गन, जैसे कि सर्टेन डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन, वन पर्टिकुलर सेक्स एग्जाम्पल इस्कीमिक हार्ट डिजीज इज मोर कॉमन इन मैन, वाइल सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस इज प्राइमरली मोर कॉमन इन फीमेल। उसके बाद हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट चीज़ जो है कि हमारे पास ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन क्या है हमारे पास, आपने उससे पता करना है कि वो काम क्या करता था पहले। तो इट नॉट ओनली गिव्स क्लू अबाउट पेशेंट सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस बट आल्सो tells about possible risk factors to his health. It is further discussed under occupational history. आपने ऑक्यूपेशन के बारे में इसलिए पता करना है कि कुछ इस तरह की बीमारियां हमारे पास जो कि मोर कॉमन होती हैं बंदे के ऑक्यूपेशन के साथ से। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे अगर हम दें तो सिलिकोसिस है या न्यूमोकोनियोसिस है, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक लंग डिजीज़। तो ये डिज़ीज़ हमारे पास जो है ज़्यादातर कॉमन है उन लोगों में जो कि हमारे पास उनकी प्रीवियस इस तरह की कोई हिस्ट्री वगैरह रही है ऑक्यूपेशन के रिलेटेड। ठीक है, तो इससे आपको ये भी गैस हो जाता है कि पेशेंट की सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशन स्टेटस क्या है। अगर फ़र्ज़ किया कोई बंदा इस तरह का है जो दिहाड़ीदार मज़दूर है, तो ज़ाहिर बात है आप जब भी आप कोई इस तरह की दवाई वगैरह लिखेंगे तो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि वेदर ये क्या अफोर्ड भी कर सकता है, इस तरह की डिजीज़, इस तरह की दवाई वगैरह ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके लिए आपको क्या आपने करना है कि चेंज करनी है अपनी। तो बनिस्बत उस लोगों के कि जो हमारे पास अच्छे खासे कमाते हैं, तो उसमें आप कोशिश करेंगे कि कोई इस तरह की दवाई भी आप लिख सकते हैं कि जो वो अगर आप लिखेंगे तो उससे उस बंदे को कोई मसला वगैरह नहीं है। ठीक है, लेकिन यह है कि आपने इस चीज़ के ऊपर पेशेंट को जज करना नहीं है। फिर नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास एड्रेस। तो एड्रेस हम पता करेंगे कि इसलिए क्योंकि कुछ डिजीज़ जो है हमारे पास स्पेसिफिक हैं एक स्पेसिफिक एरिया के तौर पे। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल है, हमारे पास एरिया ए और एरिया बी है। एरिया ए में हमारे पास जो प्रेवलेंस है वो डेंगू की ज़्यादा है, और एरिया बी में हमारे पास मलेरिया की प्रेवलेंस ज़्यादा है। तो फ़र्ज़ किया कोई भी इस तरह का पेशेंट आता है जिसको फ़ीवर के साथ आपके पास आएगा और वो एरिया ए से आ रहा है, तो आप पूरा आपकी जो है माइंड उस तरफ जाएगा कि क्या इसको डेंगू वगैरह तो नहीं है। लेकिन इसके बनस्बत अगर कोई बी एरिया से आएगा, तो अगर फीवर के साथ आता है तो आपका जो है जहन इस तरफ ज़्यादा जाएगा कि ये कोई मलेरिया का केस तो नहीं है मेरे पास। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एड्रेस का पता होना बहुत ज़रूरी है।
इसके बनिस्बत इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं जो एड्रेस के लिए मैटर करती हैं कि फ़र्दर कम्युनिकेशन जब आप फ्यूचर में पेशेंट आपके पास आएगा तो उसके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो complete postal address is vital for future communication. In addition, some problems like iodine deficiency, parasitic infestations are more prevalent in certain regions. Knowledge of patient address may help in the diagnosis. तो वही बात है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो अब नेक्स्ट जो आ जाती है हमारे पास है वो है प्रेजेंटिंग कंप्लेन। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन हमारे पास होती क्या है कि वो कंडीशन जिसके साथ पेशेंट आपके पास आया। अगर फ़र्ज़ किया एक पेशेंट आपके साथ पास आता है, वो कहता है कि मुझे वो फीवर के साथ आपके पास आता है, तो वो जो फीवर है वो उसका असल में क्या है आपके पास, वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है। तो दीज आर द सिम्टम्स विच मेड द पेशेंट टू कम टू द डॉक्टर, या वो कंडीशन जब वो वजूहात जिसकी वजह से अस्पताल तशरीफ़ लाया है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटिंग कंप्लेन। तो अब जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो आपने क्या करना है, रिकॉर्ड दैम इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर। क्रोनोलॉजिकल आर्डर का मतलब है कि एक अगर फ़र्ज़ किया पेशेंट ए है आपके पास, उसको पहले बुखार हुआ है, उसके बाद उसे डायरिया हुआ है, उसके बाद उसे कफ हुई है, ठीक है। तो इस जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल आर्डर, के पहले उसको ये चीज़ हुई है, फिर उसके बाद उसको ये मसला हुआ है, फिर उसके बाद उसके ये मसला हुआ है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। राइट द सिम्टम विच डेवलप फर्स्ट एट द टॉप फॉलोड बाय अदर कंप्लेंट इन सीक्वेंस ऑफ अकरेंस, इंटर ड्यूरेशन ऑफ ईच कंप्लेंट इन फ्रंट ऑफ इट। फॉर एग्जांपल पैन एपिगेस्ट्रियम जो है उससे पिछले 12 दिनों से एग्जांपल के तौर पे। अब दूसरा जो एग्जांपल दी हुई है कि इफ़ अ सिम्टम हैज़ बीन अकरिंग अगेन एंड अगेन इज प्रेजेंट दिस टाइम एज वेल, इंक्लूड दिस इंफॉर्मेशन इन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। तो अगर फ़र्ज़ किया कोई इस तरह का पेशेंट है जिसको पहले भी एक कोई मसला रहा है और उससे अभी भी एक मसला रहा है, बीच में उसके जो है बाउट्स में वो चीज़ हो रही है। बाउट्स का मतलब है कि वो एक अरसे के लिए बीमार हुआ है, बीच में ठीक रहा है, फिर बीमार हुआ है, उसके बीच में ठीक रहा है, फिर बीमार हुआ है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, बाउट्स। तो अगर इस तरह का कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आपने इस कंडीशन को प्रेजेंटिंग कंप्लेन के अंदर भी लिखना है, जैसा कि रिकरेंट पेन लेफ्ट लंबर रीजन फॉर पास्ट 6 मंथ और रिकरेंट बाउट्स ऑफ कफ फॉर 2 ईयर्स। तो ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है। अब दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि वाइड राइटिंग मिनी हिस्ट्री, जैसा कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ सिम्टम्स अंडर दिस हेडिंग, इफ पेशेंट हैज सर्टेन सिम्टम्स बिफोर प्रेजेंटिंग कंप्लेन बट दिस टाइम ही हैज़ नॉट कम फॉर दोज, रिकॉर्ड देम अंडर द पास्ट हिस्ट्री। तो अगर कोई इस तरह का मसला है जो उसको पहले रहा है और अभी इस वक्त जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो उस वक्त उसे वो मसला नहीं है, तो उस चीज़ को आपने क्या करना है, पास्ट हिस्ट्री में लिखना है। तो हमारे पास क्या होता है, ज़्यादातर आप देखेंगे तो लोगों के पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो नीचे निमोनिक्स या छोटे छोटे मिनी हिस्ट्री लेना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे उन लोगों ने बनाए होते हैं कोई भी निमोनिक्स वगैरह, तो उसके आगे उन्होंने पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा होता है। तो कोशिश करें इस चीज़ से आप बचें और प्रॉपर हिस्ट्री लेने की और लिखने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है हमारे पास है वह हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। तो अब आपने जो बीमारी के साथ पेशेंट हमारे पास आया था जिसे हमने प्रेजेंटिंग इलनेस बोला था या प्रेजेंटिंग कंप्लेन बोला था, उसके बारे में आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है। इसके लिए हमारे पास 2 निमोनिक्स ऐसे हैं जो कि बहुत कॉमन यूज़ होते हैं। अगर फ़र्ज़ किया कोई पेशेंट आपके पास पेन के साथ आता है तो उसके लिए आपने जो निमोनिक याद रखना है वो है सोक्रेटीज़। सोक्रेटीज़ में S फॉर स्फीयरिटी, O फॉर ऑनसेट, C फॉर R फॉर रिलीविंग फैक्टर, A फॉर एग्रीवेटिंग फैक्टर, T फॉर टाइमिंग, और E और S है अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। अगर किसी को आता है तो काइंडली वो कमेंट सेक्शन में लिखते। तो आपने इस तरह पूछना है इस चीज़ को, तो उससे ये है कि आपके काफ़ी पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर पेन के अलावा कोई भी सिम्टम आता है, जैसा कि अगर एब्डोमिनल पेन के साथ आएगा पेशेंट, तो आपने क्या करना है, सिवियरिटी, ऑनसेट, कैरेक्टर, रेडिएशन, एग्रीवेटिंग फैक्टर, टाइमिंग, रिलीविंग फैक्टर और सिवियरिटी, ये चीज़ें सारी आपने पूछ ली। इसके बाद आप आ जाएंगे अगर नॉन पेन के अलावा अगर किसी सिम्टम के साथ आता है पेशेंट आपके पास, फ़र्ज़ किया जैसे कि डायरिया, तो अब आपने क्या लिखना है, तो उसके लिए आप निमोनिक याद रखें, ओडीपारा। ओडीपारा में हमारे पास आ जाता है ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एग्रीवेटिंग फैक्टर, लिविंग फैक्टर एंड एसोसिएशन। तो जब आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे तो तकरीबन आपकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। तो HOPI को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।